Hello dear students, welcome to the botanical world. So as we have started studying about plant ecology, इस सीरीज़ में ये सेकेंड वीडियो है. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी स्टडी किया था. वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी एंड वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन से लेके जो है अपर लेवल टू द बायोस्फीयर जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं. सो पॉपुलेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर एक किसी स्पीशीज़ के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो क्या फॉर्म करते हैं, उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं. और इसी तरह से जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के. तो वो पॉपुलेशन जो है कलेक्टिवली क्या फॉर्म करेंगी, कम्युनिटी फॉर्म करती हैं. तो इसी तरह से पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया के अंदर क्या होगा कि बहुत सारी पॉपुलेशंस प्रेजेंट होंगी, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होंगी, तो वो कलेक्टिवली अलग अलग कम्युनिटीज़ क्या फॉर्म कर देंगे, एक इकोसिस्टम फॉर्म कर देंगी. ठीक है, वही आज का हमारा जो है टॉपिक है. और इकोसिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं. सो इकोसिस्टम जो टर्म है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है A.G. टेंसले, आर्थर जी टेंसले ने कॉइन की थी. इकोसिस्टम जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स इंटरेक्शन. मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो भी थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इन्वायरमेंट के साथ जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी इंटरेक्शन होती है. E.P.D. ओडम ने इकोसिस्टम को डिफाइन किया था. ही वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट. इकोसिस्टम द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग विद द ईच अदर एंड विद देयर कंपोनेंट्स. तो इसी तरह से जो है डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं जहाँ अलग तरह का इन्वायरमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वहाँ की वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ही डिसाइड करेंगी वहाँ किस तरह का फ्लोरा या फोना होगा. फ्लोरा क्या कहते हैं हम किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में, और फोना जो है बात करते हैं वहाँ की एनिमल्स की स्पीशीज़ कौन सी प्रेजेंट है, उसको हम फोना कह देते हैं. ठीक है. सो जैसे कि ग्रास लैंड है, अब यहाँ हमें क्या है, मेनली क्या है, ग्रासेस देखने को मिलेंगे, हर्बेशियस प्लांट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो उसी तरह से जो है वहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट होंगे और काफ़ी जो है यहाँ पे जैसे कि सिर्फ हर्बेशियस वो वाली सिचुएशन है तो सनलाइट जो है वो प्रोफ्यूज़ होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अदर कंडीशन भी जो है डिसाइड करेंगे कि रेनफॉल कैसा है. ये सब जो है वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ किस तरह की जो प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल्स जो है वो ग्रो करेंगे. इसी तरह से एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहाँ का अलग सिचुएशन होगा. लाइक अगर लार्जर ट्रीज़ हैं तो वो जो है एक ह्यूज कैनोपी फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं सरफेस को बिल्कुल. तो उसकी वजह से जो लोअर पोर्शन पे है वो सनलाइट उतना अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी. तो वहाँ पे क्या है, पैरासिटिक काइंड ऑफ प्लांट जो एपिफाइटिक जो प्लांट होंगे वो डिपेंड करेंगे. और इसी तरह से जो है एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं. उसी तरह से जो है ओशियन या अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, तो वहाँ क्या होता है, वाटर इज़ द इन्वायरमेंटल कंडीशन विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर. सो वाटर जो है वो इकोसिस्टम फॉर्म करेगा, तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकें, और ऐसे ही प्लांट जिन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर रखा है कि वो प्लांट जो है वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकें. ठीक है. तो उसी तरह से जैसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह के जो है एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर होते हैं. ठीक है. और अगर वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है तो ऑब्वियसली बात है कि वापस में इंटरेक्शन उनका जो है किसी ना किसी जो है एनर्जी फ्लो के थ्रू या जो है डिपेंडेंसी जो है उनकी होती है. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, देर आर ऑन ब्रॉड लेवल टू काइंड ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड द मैन मेड इकोसिस्टम. ठीक है. सो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है कि दीज ऑपरेट अंडर द नेचुरल कंडीशन विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय द मैन. यानी कि ह्यूमन बींग्स का जो है कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता है और सिर्फ जो है नेचुरल फोर्सेस से जो है ये डिराइव होते हैं. सो उसमें आता है अब इसके नेचुरल इकोसिस्टम के दो सब टाइप्स हैं, विच इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है. टेरेस्ट्रियल में यानी कि लैंड पे जो भी जो है टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट होंगे, लाइक फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट. ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएंगे. एक्वेटिक में क्या होगा, बेस विल बी द वाटर. सो एनवायरनमेंट क्या होगा, वहाँ वाटर होगा. तो दो तरह के दो सब टाइप्स होती हैं, फ्रेश वाटर एंड द मेराइन इकोसिस्टम. ठीक है. फ्रेश वाटर में क्या होगा कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो भी होती हैं, लाइक रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, स्प्रिंग हो गया. ठीक है. पॉन्ड्स, पूल्स, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं. तो वहाँ जो इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होगा, एक्वेटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा. ठीक है. सो अब फ्रेश वाटर में भी दो टाइप के जो हैं हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ लोटिक और सेकेंड वन इज़ द लैंटिक. ठीक है. सो लोटिक एंड द लैंटिक इकोसिस्टम होता है फ्रेश वाटर का, के सब टाइप्स हैं ये.
लोटिक से मतलब क्या है कि जो फ्लोइंग फॉर्म में अगर वाटर प्रेजेंट होता है, लाइक रिवर में, स्ट्रीम्स में, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर, तो इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो फ्लोइंग फॉर्म में होता है, तो इस टाइप के इकोसिस्टम को जो है हम लोग लोटिक इकोसिस्टम कह देते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम जो कि स्टैंडिंग वाटर बॉडीज होती हैं, लाइक पोंड, ठीक है, शैलो वंस जो एस्चुरीज वगैरह हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ होती हैं। अब वो क्या फॉर्म करेंगी, फ्रेश वाटर का लैंटिक इकोसिस्टम पॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स एंड पूल्स। मेराइन में क्या होता है कि जैसे ओशियंस होते हैं, ठीक है, डीप ओशियन, डीप बॉडीज़ हो सकते हैं ओशियन, और शैलो वंस हो सकते हैं सी शोर वगैरह की, ठीक है, अगर समुद्र का किनारा और डीप सी और ओशियंस के जो होते हैं ये डीप वाटर बॉडीज़ हो जाती हैं, एस्चुरी वगैरह, ये क्या फॉर्म करते हैं, मेराइन इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप हमारे पास है आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड, मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम्स। अब ये जो है वो मेंटेन्ड आर्टिफिशली बाय द मैन, वेयर द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लान मैनिपुलेशन इज़ देयर बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन एंड नेचुरल बैलेंस इज़ डिस्टर्ब्ड रेगुलरली, ठीक है। सो यहाँ की क्या है, जो कंडीशंस होंगी वो रेगुलेटेड बाय दी ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे सिस्टम में जो है वहाँ की जो भी फोना है, जो भी प्लांटेशन वगैरह होती है, वो कौन डिसाइड करता है, मैन डिसाइड करता है। तो ठीक है, ये आर्टिफिशियली, हालांकि ये जो है लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, नेचुरल कंडीशंस में प्रेजेंट होता है, बट ये इनकी कंट्रोल जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के हाथों में होता है। जैसे कि हमारे क्रॉप लैंड है, अब हम डिसाइड करेंगे वहाँ पे किस तरह की क्रॉप हमें लगानी है, ठीक है, वी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्लांट शुड बी देयर, वीड वगैरह हम इरेडिकेट कर देते हैं, तो ऐसे कोई भी प्लांट वहाँ ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। अब जिस तरह की हम क्रॉप लगाएंगे उसी के हिसाब से जो है, अगर इंसेक्ट वगैरह और स्पीशीज़ कोई ग्रो करती है तो ऑब्वियसली हम उनको इरेडिकेट करेंगे वहाँ से, तो वहाँ का फ्लोरा एंड फोना वी विल डिसाइड देयर। सो इस तरह के इकोसिस्टम का, एक्वेरियम का इकोसिस्टम होता है, तो ये मैन मेड एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। तो वहाँ के सिचुएशंस क्या है, किसके कंट्रोल में होंगी, ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में होंगी। सो हेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इकोसिस्टम के क्या होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब अजैविक, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं और एडेफिक फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। फिर ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडेफिक फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल भी होते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या होता है, जो भी रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। एडेफिक फैक्टर्स आर द फैक्टर विच आर रिलेटेड विद द सॉइल। तो सॉइल के पीएच, अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट, ठीक है, टोपोग्राफी क्या है, ये सब कुछ जो होता है वो एडेफिक फैक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। अब केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लाइक द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लीचिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स। तो सारे के सारे क्या हैं, केमिकल कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम का। दूसरे होते हैं बायोटिक, यानी कि सारे के सारे जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स जो भी होंगे जिनके अंदर भी लाइफ प्रेजेंट है, वो क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स भी फर्दर किस किस टाइप में डिराइव्ड हैं, ठीक है, हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड ऑन दैट बेसिस, किस किस में डिवाइडेड होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी फर्दर डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी जो है लेवल्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, क्वार्टरली कंज्यूमर्स। बिकॉज जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं डायरेक्टली प्लांट पे फीड नहीं करते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, व्हाट दे कंज्यूम ऑन दैट बेसिस। इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स या फिर डेट्रीवोर्स। डिकम्पोजर्स वो जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है को फैसिलिटेट करेंगे, वो डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। और डेट्रीवोर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, जो है फीकल मैटर वगैरह पे जो है फीड करते हैं, तो वो जो है
प्रोसेस वो भी डिकम्पोजिशन की ही करते हैं, लेकिन वो फीड क्या है, वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर को, डेड बॉडीज़ को ना फीड करके उनके फीकल मैटर, डंग मैटर को जो है उसके ऊपर फीड करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो आइए बात करते हैं डिटेल में। So abiotic components, as we know, non-living chemical and the physical components such as water, air, nutrients in the soil and the solar energy, all are the abiotic components of the ecosystem. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर जो होते हैं, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी लाइफ प्रेजेंट है, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लैंड इकोसिस्टम एंड द एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट होती है जो है इन द aquatic zones, so they are all affected by these factors. So abiotic factors जो होते हैं can act also act as the limiting factors that keep a population at a certain level, means क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट हो, किसी पर्टिकुलर लेवल को एक्सीड ना करें। ठीक है, तो ये टाइमली जो है अफेक्ट करेंगे सारे के सारे फैक्टर्स, तो दे विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइड द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है, लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि रेन होता है, टेम्परेचर होता है, लाइट होता है, विंड होता है। तो अब रेन है, मतलब प्रेसिपिटेशन जो है कितने लेवल है, कितने सेंटीमीटर रेनफॉल जो है पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। अगर जैसे डेजर्ट वाला एरिया है तो वहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम होता है, तो वहाँ पे जो है स्पीशीज़ भी जो है अलग अलग तरह की बहुत ही कम हमें देखने को मिलती हैं, और वो भी वैसे ही देखने मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्टेड हों, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी कम हो। और ऐसा ही अगर हम रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है उसी टाइप जो है हमें ह्यूज वैरायटी ऑफ जो है फ्लोरा देखने को मिलती है। टेम्परेचर जो होता है, जैसे कि हमने इसी तरह से देखा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ऐसे ही जो है फ्लोरा एंड फोना होगा जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, जैसे डेजर्ट और जो कोल्डर एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पे इतना वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ देखने को नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू द एरियाज़ वेयर मॉडरेट टेम्परेचर एग्जिस्ट। ठीक है, सो लाइट भी डिसाइड करती है कि लाइट फॉल जो है कितना किस तरह से है, और या फिर जो लाइट की रीच है, जैसे डीप ओशियंस फ्लोर होते हैं वहाँ पे जो है लाइट इतना पेनिट्रेशन नहीं होती है, या फिर जैसे कि जो ह्यूज कैनोपी वाले फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे बेसल पोर्शन पे जो है फ्लोर पे जो है फॉरेस्ट की इतनी लाइट नहीं जाती है, तो वहाँ पे उस अलग तरह की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं जो कि मतलब या तो बहुत ही कम लाइट में अपने आप को सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल कर सकें, और जो विदाउट लाइफ भी जो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया हो, जहाँ पे उनको डायरेक्टली सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जो है विंड, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को। ठीक है, अब जो सॉइल है उसमें सॉइल की पीएच, टोपोग्राफी, मिनरल मैटर कितना है, कितना न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, ये सब कुछ जो है वो डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहाँ की स्पीशीज़ को। ठीक है, सो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, बायोटिक फैक्टर्स को, जो कि इंटरेक्ट करते हैं with the other organism and the physical environment, और they can also be the limiting factors, जैसे कि डिजीज़, बैक्टीरिया, प्रेडेटर्स होते हैं, या फूड रिसोर्सेज होते हैं, ये भी जो हैं लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं जिसमें लिविंग भी हो सकते हैं, या डेड प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। तो लिविंग प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रोफ, तो वो अपनी सर्वाइवल को जो है ऐसे इस तरह से जो है खुद अपना फूड फॉर्म कर लेते हैं, डिपेंडेंसी कम होती है। लेकिन इसी तरह से जो है उसी के अंदर जो डेड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, डिकम्पोजर्स के लिए एक तरह से जो है सर्वाइवल के लिए जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ्स या सेल्फ फीडर्स हम लोग कह सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड का मतलब क्या है कि देयर ओन ऑर्गेनिक पूल ऑफ मैटर दे है वो अपने आप खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट डिराइव करेंगे, लेकिन वो ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं वो अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनके लिए जो रॉ मटेरियल बेसिक चीज़ें होती हैं उनको प्लांट से डिराइव करनी पड़ती हैं। सो दीज आर द
source of all the food in the ecosystem. On the land most producer are the green plants, ठीक है. और फ्रेश वाटर या जो मैराइन इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होता है, तो वहाँ पे जो एल्गी होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, ठीक है. दीज आर द मतलब मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. और ओपन वाटर के अंदर जो है डोमिनेंट प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स. और मोस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट और ड्रिफ्ट इन द वाटर. सो मोस्ट प्रोड्यूसर कैप्चर करते हैं सनलाइट टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द अदर मेंबर्स, ठीक है. कंज्यूमर्स क्या होते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स वो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक होगा. अदर फीडर्स भी हम उनको कह देते हैं, यानी कि वो अपने फूड के लिए जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है. एज वी कंज्यूम प्लांट प्रोडक्ट्स और समटाइम्स डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट्स मेड अप बाय द प्लांट मटेरियल और डायरेक्टली एज वी ईट फ्रूट्स वगैरह. और इसी तरह से जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं. तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, और हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स और अदर भी नहीं हो सकते हैं. तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है. सो एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग दी अदर एनिमल्स और देयर रिमेन्स. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोप कह देते हैं. सो अब हेटेरोट्रोप कंज्यूमर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे. दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि वो जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली प्लांट उनका एज अ सोर्स ऑफ फूड होता है, उनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं हम. सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्लांट ईटर्स के ऊपर जो है फीड करते हैं, तो ईट करते हैं अदर एनिमल्स को, यानी कि कार्निवोर्स जो कि मांसाहारी होते हैं, और हर्बीवोर्स यानी कि जो प्लांट खाने वाले, तो इनको हम शाकाहारी कहते हैं. टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो लार्ज कार्निवर्स जो किस पे फीड करेंगे, जो कार्निवोर्स के ऊपर फीड करेंगे, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है. और जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट कार्निवोर जो कि फीड करता है टर्शरी कंज्यूमर्स को, ठीक है. दे आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स, ठीक है, जो टॉप लेवल होता है. तो उनको जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको फिर कोई और फीड नहीं करता है. ओमनीवोर्स क्या होते हैं, उनकी डाइट क्या है, मिक्स डाइट होती है. वो प्लांट को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं. उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दे कंज्यूम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम एंड ब्रेक देयर ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म एंड रिसाइकल इट इनटू द सॉइल. सो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, मोस्टली सर्टेन टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज कंज्यूमर्स होते हैं जो रिसाइकिल करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इकोसिस्टम में. और ये जो होते हैं वो कैसे करते हैं, by breaking down the dead organic matter into the to get the nutrients, and they break down them into the simpler forms and releasing the resulting simpler inorganic compounds into the soil and water. So they can be taken up as nutrients by the प्रोड्यूसर. तो जितना भी मैटर जो है वो रिसाइकल करके सॉइल में भेजते हैं इनऑर्गेनिक मैटर को, फिर जो है प्लांट्स उनको जो है फ्रॉम द सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट पूल से उनको फिर से कंज्यूम करते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं. तो इसी तरह से जो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया उनके लिए. अब डिकम्पोजर क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया. इनको डायरेक्टली सनलाइट की जो है ज़रूरत नहीं होती है उनके फूड के फॉर्मेशन के लिए. ये जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर, उनके डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम जो होते हैं वो 4 फंक्शन सर्व करता है. एक प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. जो है ये 4 तरह के जो फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम सर्व करता है. इसमें से 2 जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे
और 2 के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एज एनर्जी फ्लो के अंदर हम फूड चेन, फूड वेब पढ़ते हैं, वो सब कुछ हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में हमारी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आते हैं, लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब कुछ आते हैं कि किस तरह से जो है ये प्लांट या एनिमल से जो है सॉइल पूल के अंदर जाती हैं, सॉइल पूल से अगर कैसे इन्वायरमेंट से फिर वापस जो है सॉइल के अंदर रिसाइकल, तो इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर साइकिलिंग जो है कैसे इन मटेरियल की होती रहती है, क्या क्या पाथवेज ये फॉलो करती हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले हम डिस्कस करते हैं इसके 2 फंक्शन, दैट इज प्रोडक्टिविटी क्या होती है और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी यानी कि जितना भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर्म करते हैं, तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जो ये बायोमास सिंथेसाइज होता है उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो जो भी कुछ अब प्रोडक्टिविटी जो है एक तरह से 2 टाइप की हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में तो वो सब कुछ जो प्लांट ने जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोड्यूस किया है बाय ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उसको हम ग्रोस प्राइमरी जो है प्रोडक्टिविटी कह देते हैं, तो टोटल एनर्जी इज़ फिक्स्ड। लेकिन अब जो प्लांट ने पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस से फॉर्म कर लिया है तो वो सारा का सारा जो है यूटिलाइज जो है नहीं कर सकता है, ना ही ये नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल होता है। उसमें से कुछ जो है वो जो है थ्रू द रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है यूटिलाइज हो जाएगा, तो लॉस होगी इस प्रोसेस में एनर्जी, और कुछ जो है फर्दर अपनी ग्रोथ के लिए भी यूटिलाइज कर देता है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि फोटोसिंथेसिस जितना कुछ भी बनाया है उसमें से जो है रेस्पिरेशन के जो यूटिलाइज कर लिया है वो अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचता है हमारे पास? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हैं प्लांट्स होते हैं, तो अब इनको कंज्यूम करने के बाद जो हर्बीवोर लेवल पे जो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन होगी ना, जो बायोमास बनेगा, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, सो द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जितना भी जो है उन हर्बीवोर ने जो है प्लांट्स के ऊपर फीड करके बनाया, और उसके बाद जो अदर ट्रॉफिक लेवल्स हैं जो एक दूसरे को फीड करेंगे, तो जितना भी बायोमास वो प्रोड्यूस करेंगे, सो बायोमास क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे ऑर्गेनिज्म होता हो, तो आफ्टर डिहाइड्रेशन जो है उसके ड्राई वेट को मेज़र किया जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया का जो पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का क्या है? बायोमास होता है, और यही जो है एक तरह से प्रोडक्टिविटी का मेज़र होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मिनरल मैटर्स के अंदर जो है ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये किस किस जो है स्टेप्स में होती है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। यानी कि जब भी कोई भी जो है मान लो कोई भी लीफ है प्लांट की, वो गिर गई है टूट के, तो उसके बाद जब वो फ्लोर पे गिरेगी तो जो है बाय इंसेक्ट और अदर उनकी ईटन होने उनकी वजह से, उनको खा लेने की वजह से वो पीसेस में जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। कुछ मटेरियल तो जो है वो कंज्यूम कर लेंगे इंसेक्ट्स वगैरह, कुछ मटेरियल जो बैक्टीरिया फंजाई उस पर एक्ट करेंगे, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर जो है धीरे धीरे लीच कर जाएंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, फिर डिकम्पोजर जब एक्ट करेंगे तो कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू उसके जो है और जो उसका ऑर्गेनिक मैटर उसको और सिंपलर फॉर्म के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर देंगे, और इस तरह से जो है पार्शली डिकम्पोज जो मटेरियल फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल के ऊपर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जो है पार्शली डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल मैटर, तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं, तो इसे ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। और जब कम्प्लीटली वो डिग्रेड हो जाता है मिनरल मैटर के अंदर, वो सारे जो है न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि इंडिविजुअल मेंबर मिनरल्स के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस ब्रेक डाउन का। ठीक है, सो इस तरह से आप डिकम्पोजिशन की साइकिल देख सकते हैं कि अगर कोई भी फॉलन लीफ है इस तरह से ग्राउंड पे फॉल हुई है तो क्या क्या जो है इसका फेट क्या क्या होगा कि कुछ एक इंसेक्ट, कुछ पार्ट इसका इंसेक्ट ईट कर लेंगे, ठीक है, या कोई अदर एनिमल्स जो है वो ईट करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एनर्जी जो होती है वो फूड वेब के अंदर एंटर कर जाएगी इसके थ्रू, और जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस में है क्या है कहाँ पहुँच जाएंगे? इस प्रोसेस में जो है कुछ एक मैटर मिनरल्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर बाय केमिकल एक्शन पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो होते हैं ये पोर्शन है, तो लीव्स जो होती हैं वो पार्शली कंज्यूम बाय द डिकम्पोजर्स। ठीक है, इंसेक्ट तो फीड कर रहा है, पार्शली इसके ऊपर क्या है
जो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह होते हैं वो भी इस पे फीड करेंगे, तो कुछ मैटर जो होता है वो लूज़ फॉर्म होनी शुरू हो जाती है और इट बिकम्स लिटर, और ये जो फर्दर डिकम्पोजिशन इस प्रोसेस की होगी बाय द अर्थवॉर्म्स बैक्टीरिया फंजाई माइट्स, इसको जो लिटर फॉर्मेशन हुई है, जो पार्शली डिकम्पोज फॉर्म है, इसको कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ चला जाएगा, हमारा सॉइल के अंदर, और यहाँ से सॉइल से जो है प्लांट्स इसको जो है वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, और फिर हमारे पास कहाँ है, प्लांट्स इसको अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल को यूज़ करेंगे, तो इस तरह से जो चला जाएगा कहाँ, सॉइल से, फिर इन्हीं प्लांट्स को जो है हर्बीवोर कंज्यूम करेंगे, उनको कार्निवोर, फिर उनकी डिकम्पोजिशन होगी, तो इस तरह से जो है साइकिलिंग की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 फंक्शन हो गए हैं इकोसिस्टम के, एक तो हो गया प्रोडक्टिविटी कि बायोमास का प्रोडक्शन करना, और दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, तो उसके अलावा जो 2 एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसके लिए जो है हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।